अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। आज हम पीएमसी टॉपिक 2 बायोएनर्जेटिक्स का जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे, जिसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चंस में पहले फोटोसिंथेसिस डिस्कस हुई थी। अब जो 31st है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। और पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू द सेल इन द स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ सी चेन मॉलिक्यूल इन द सेल। यानी कि उसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है वो सेल को दी जाती है स्टेप बाय स्टेप, और वो कैसे दी जाती है, वो सी चेन मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से दी जाती है। तो उसका आंसर ऑप्शंस हैं ए रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी मेटाबॉलिज्म, डी फोटोलाइसिस। तो इसका आंसर है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसीजर है जिसमें स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होती है सी चेन मॉलिक्यूल की, और जो सेल को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज बाय द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। वो कौन सा कॉमन फ्यूल है जो कि सेल को दिया जाता है, जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ए एटीपी, बी एनएडीपी, सी आरयूबीपी, डी ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज, क्योंकि फ्यूल वो चीज होती है जिसके डालने से कोई एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो एटीपी नहीं हो सकता क्योंकि एटीपी तो एनर्जी है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो जब तक मिलती रहेगी सेलुलर रेस्पिरेशन होती रहेगी, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज जितनी सेल को मिलती रहेगी टाइमली, उतनी ज्यादा एटीपीज बनती रहेंगी। और सेल अगर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाए, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती, तो फिर उससे जो है वो आगे एनर्जी जो है वो सेल को नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर एंटरिंग अ माइटोकॉन्ड्रियन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ट्रायोज, बी पायरुविक एसिड, सी एटीपी, डी आरयूएसपी एसबी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पायरुविक एसिड। कि जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है मॉलिक्यूल, तो फिर उस टाइम पे ग्लूकोज जो है वो स्प्लिटिंग की फॉर्म में मिलता है, जो कि दो मॉलिक्यूल्स होते हैं पायरुविक एसिड के, जो कि बनते हैं उसके बाद ही वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है क्रेब्स साइकिल के लिए। पहले वो गुजरता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में साइटोसोल के अंदर, वहां से पायरुविक एसिड बनते हैं जो कि दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। तो फिर वो दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो कि ग्लूकोज से कन्वर्ट हुए होते हैं, वो पायरुविक एसिड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी क्लोरोप्लास्ट, सी साइटोसोल, या डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साइटोसोल। ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो सेल के साइटोसोल में होती है। अच्छा, साइटोसोल क्या होता है? सेल जो है वो उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलीज होते हैं। अगर हम उन साइटोप्लाज्म के अंदर से ऑर्गेनेलीज की बात ना करें, माइनस कर दें, तो जो पीछे बच जाता है वो साइटोसोल होता है। मतलब न्यूक्लियस या बाकी सारे माइटोकॉन्ड्रिया, उन ऑर्गेनेलीज को माइनस करके अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो वो साइटोसोल कहलाता है, जिसके अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल प्रोसेसेस पायरुविक एसिड इन डैश मेजर वेज। कितने वेज हैं जिससे सेल में पायरुविक एसिड जो है वो प्रोसेस करते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। तो राइट आंसर है 3 प्रोसेसेस हैं जिसमें पायरुविक एसिड जो है वो सेल में होता है मेजर वेज के थ्रू। और वो कौन से हैं? एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और तीसरा होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये 3 प्रोसेसेस होते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। जो अगर एक कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, वो किसकी प्रेजेंस में होती है? तो ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी वाटर, या डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। के एक कंप्लीट ब्रेकडाउन अगर होनी होती है ग्लूकोज की, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रिमिटिव सेल्स एंड इन सम यूकैरियोटिक सेल्स सच एज यीस्ट पायरुविक एसिड इज ब्रेक डाउन इनटू ए इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो जो सेल्स होते हैं या यूकैरियोटिक सेल की बात की जाए, यीस्ट की बात की जा रही है
तो पायरुविक एसिड वैसे तो ब्रेक डाउन होती है कार्बन डाइऑक्साइड में भी, वाटर में भी, एटीपी भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये इथाइल अल्कोहल से जो फर्मेंटेशन होती है उसकी बात हो रही है, इसलिए इथाइल अल्कोहल भी इसके अंदर शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर इन ईच पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ। पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, तो उसके लिए कौन सी ऐसी चीज है जो कि ना भी मौजूद हो तो ये कन्वर्ट जो है वो हो जाता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी वाटर या डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन। तो इससे पता चलता है कि जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, बेसिकली जो फर्मेंटेशन होती है वो एब्सेंस में भी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो जाती है, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो इसलिए ये उसकी एब्सेंस में भी हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए ऑक्सीजन की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली अबाउट डैश ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट विद इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। कितनी एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है केमिकल बॉन्ड्स ग्लूकोज में कि वो एटीपी में कन्वर्ट हो। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 2%, 3%, 4% या 5%। सिर्फ 2% एनर्जी जो है वो ग्लूकोज के केमिकल बॉन्ड्स में मौजूद होती है ताकि वो एटीपी प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रेकिंग ऑफ द टर्मिनल फॉस्फेट ऑफ एटीपी रिलीजेस अबाउट डैश एनर्जी। ये आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उस मतलब जो चैप्टर है उसके अंदर भी ये लिखा होगा, और ये वहीं से ही लिया गया है कि एक एटीपी को टूटने के लिए और एनर्जी कितनी जो है वो, जब एटीपी टूटता है तो उसे कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। A 6.5 किलो कैलोरीज, B 7.3 किलो कैलोरीज, C 9.8 किलो कैलोरीज या D 10 किलो कैलोरीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7.3 किलो कैलोरीज। तो ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी होती हैं जो कि एज इट इज बुक से ली होती हैं, तो वो अगर आपको एग्जैक्ट पता होती है तो आसान होती है। अच्छा, नेक्स्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन इज एसेंशियली आ डैश प्रोसेस। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कौन से किस्म का प्रोसेस है या उसमें कौन से प्रोसेस शामिल होते हैं। ए ऑक्सीडेशन, बी रिडक्शन, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन। तो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, और जब ये दोनों होती हैं तो इससे जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और सेल को एटीपी मिलती है, जो कि उसका एक यूं कह लें कि एक साइकिल होता है जो कि चलता है। अगर एटीपी बनती रहती है तो एनर्जी मिलती रहती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ पायरुविक एसिड। इनमें से कौन सा केमिकल फार्मूला है पायरुविक एसिड का। तो ए है C3H6O3, बी है C3H8O3, सी है C3H4O3 या डी है C3H6O2। तो इसका राइट आंसर है C3H4O3। ये वो पायरुविक एसिड है जो कि ग्लाइकोलिसिस के जो प्रोसीजर है उसमें ग्लूकोज के टूटने से दो पायरुविक एसिड बनते हैं, तो ये वो फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द यीस्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड। ये पीछे भी पढ़ा है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है यीस्ट के अंदर तो उसमें दो चीजें बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी कौन सी है, ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल अल्कोहल, सी लैक्टिक एसिड एंड डी पायरुविक एसिड। इसका राइट आंसर है इथाइल अल्कोहल C2H5OH। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द फॉर्मेशन ऑफ। ग्लाइकोलिसिस जब होती है तो ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो क्या बनता है, ए फॉस्फोग्लिसरेट, बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सी पायरुविक एसिड, डी राइबोलोज बिसफॉस्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पायरुविक एसिड। अच्छा, अगर देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के टूटने से ये सब कुछ बनता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने पूछा है अप टू, तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ग्लूकोज मैक्सिमम किस लेवल तक टूटती है। तो फिर ये सारे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लेवल है वो उसका एंड लेवल अगर ऑप्शन मौजूद हो तो वही होगा, वो है पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। ग्लाइकोलिसिस जो है वो उसको 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है, एक जो है वो पूछी गई है और दूसरी ऑक्सीडेटिव फेज है। तो पहली वाली कौन सी है, ए रिड्यूसिंग, बी प्रिपरेटरी, सी रेस्पिरेटरी या डी टर्मिनेटिंग। तो इसका राइट आंसर है प्रिपरेटरी। पहली जो फेज है वो प्रिपरेटरी है, दूसरी है ऑक्सीडेटिव, और प्रिपरेटरी के रिजल्ट में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होती है G3P में, G3P।
ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और उसके बाद ही ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होती है और वो एंड होती है पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑन एंटरिंग द माइटोकॉन्ड्रिया यूनाइट्स विद कोएंजाइम ए टू फॉर्म एसिटाइल को ए। कौन सी ऐसी चीज है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब एंटर होती है तो वो कोएंजाइम ए के साथ यूनाइट करती है और एसिटाइल को ए बनता है? ए ग्लूकोज, बी पायरुविक एसिड, सी लैक्टिक एसिड या डी एसिटिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जब ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में बन जाता है तो फिर वो माइटोकॉन्ड्रियन में एंटर होता है, कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करता है और एसिटाइल कोए बनता है, और एसिटाइल कोए फिर आगे क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलो एसीटेट इज अ डैश एसिड। ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो कौन सा एसिड है? तो बेसिकली यहाँ पूछा गया है कि वो कितने कार्बन पे मुश्तमिल एसिड है। ए 4 कार्बन, बी 5 कार्बन, सी 6 कार्बन या डी 3 कार्बन। तो इसका राइट आंसर है 4 कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्रेब्स साइकिल सक्सीनेट इज ऑक्सीडाइज इनटू। जो सक्सीनेट है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है क्रेब्स साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में? ए अल्कोहल, बी फ्यूमेरेट, सी लैक्टिक एसिड, डी पायरुवेट। तो इसका राइट आंसर है फ्यूमेरेट। ये स्टेप बाय स्टेप हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि कौन सी चीज किस साइकिल में क्या बनती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि अगर साइकिल के बारे में पूछा गया तो एग्जैक्टली पता हो कि पहले सक्सीनेट बना, फिर ऑक्सीडाइज होकर फ्यूमेरेट बना, और किसके रिजल्ट में कितने एटीपी और कितने एनएडीपी प्रोड्यूस हुए, कितना कितना जो है वो सारा सीक्वेंस भी पता होना चाहिए और उनके एंड प्रोडक्ट्स भी पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं समरी बताऊंगी पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन की, और उसमें जो है वो सारी डिटेल होगी कि किस साइकिल में कौन कौन सी चीज़ें यूटिलाइज हुई और कौन कौन से एंड प्रोडक्ट्स बने और कितने एटीपी जनरेट हुए, कितने एनएडीपी, कितने एफएडीएच2, सब कुछ जो है वो उसकी डिटेल जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ताकि हेल्प आउट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन रेस्पिरेटरी चेन आर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब्सटेंसेस जो हैं जो कि रेस्पिरेटरी चेन में टेक पार्ट करते हैं उन वो कौन से हैं? ए कोएंजाइम क्यू, बी साइटोक्रोम एंजाइम, बी सी ए और A3, सी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ये सारे जो हैं ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं रेस्पिरेटरी चेन में टेक पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट कंटेनिंग हीम ऑफ रिलेटेड। साइटोक्रोम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इंटरमीडिएट हैं और इनमें हीम होती है, और हीम किससे रिलेटेड होती है? ए प्रोटीन्स, बी एंजाइम्स, सी प्रोस्थेटिक ग्रुप या डी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन, क्योंकि हीम जो है वो प्रोटीनिक नेचर होता है, इसलिए हीम जो है वो रिलेटेड है प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NADH इन रेस्पिरेटरी चेन इज ऑक्सीडाइज बाय। NADH रेस्पिरेटरी चेन के अंदर किससे ऑक्सीडाइज होता है? ए कोएंजाइम क्यू, बी साइटोक्रोम एंजाइम ए, सी NADP रिडक्टेज या डी साइटोक्रोम एंजाइम सी। इसका राइट आंसर है कोएंजाइम क्यू। जो कोएंजाइम क्यू होता है वो ऑक्सीडाइज करता है NADP को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच व्हाट स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एटीपी सिंथेसाइज्ड। उन्होंने ये पूछा है कि किस स्टेजों के अंदर ज्यादातर एटीपी सिंथेसाइज होते हैं? ए ग्लाइकोलिसिस, बी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, सी क्रेब्स साइकिल या डी केमियोस्मोसिस। तो इसका राइट आंसर है क्रेब्स साइकिल। अच्छा, अगर आप देखें तो ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में भी 2 एटीपी जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और क्रेब्स साइकिल में भी 2 एटीपी। लेकिन यहाँ पे आंसर क्रेब्स साइकिल क्यों है? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 एटीपी देने भी पड़ते हैं। स्टार्ट में हम 2 एटीपी देते हैं तो उसके बाद एंड प्रोडक्ट में हमें 2 एटीपी मिलते हैं, यानी कि अगर हम 4 एटीपी देते हैं और 2 हमें मिलते हैं तो 2 ही नेट प्रोडक्ट जो है वो उसकी आती है। लेकिन क्रेब्स साइकिल में हमें 2 एटीपी वैसे ही मिल जाते हैं, इसलिए हमारी जो ज्यादा एटीपी की अगर देखी जाए तो वो क्रेब्स साइकिल है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग केमियोस्मोसिस इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोटॉन्स आर पम्प्ड। केमियोस्मोसिस में क्या होता है? केमिकल्स का पंप होता है, आयंस का पंप होता है, यानी कि आयंस जो हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो अपने ग्रेडियंट के हिसाब से अंदर या बाहर मूव करते हैं,
और कहाँ करते हैं? A out of the cell, B out of the mitochondrial into the cell cytoplasm, C out of mitochondrial matrix into the outer compartment of mitochondria, D out of the cell cytoplasm into the matrix of mitochondria। तो इसका जो सही आंसर है वो है C, यानी कि जो केमी ऑस्मोसिस होती है उसके अंदर प्रोटॉन पंप करते हैं, कहाँ करते हैं? वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आउटर कंपार्टमेंट में आती है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके दरमियान में जो स्पेस होती है वहां पे वो आ जाते हैं। तो जो उसको जो है प्रोटॉन जो है वो वहां पे आ जाते हैं, तो इस तरह से उनकी जो मूवमेंट है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन FADH2 इज प्रोड्यूस इन। FADH2 कहाँ प्रोड्यूस होता है? ए ग्लाइकोलिसिस में, बी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में, सी क्रेब्स साइकिल के अंदर, या डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसका सही आंसर है क्रेब्स साइकिल में, वहां पे FADH2 प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज ऑक्सीजन प्ले इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का क्या रोल है? A, it combined with acetyl CoA at the start of the Krebs cycle. B, it is give off as a byproduct during the oxidation of pyruvate. C, it combined with water to help drive the formation of ATP. या D, it is the final electron acceptor at the end of electron transport chain। तो इसका राइट आंसर है D, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, जो कि जब प्रोटॉन आते हैं यानी कि हाइड्रोजन आता है तो वाटर H2O मिलकर वाटर बना लेता है, तो ये एंड प्रोडक्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो जब तक ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, प्रोटॉन्स होंगे भी तब भी वाटर नहीं बनेगा, तो वाटर के बनने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंस क्रब्स वर्क आउट द डिटेल ऑफ। हैंस क्रब जो था उसने किस पे काम किया है? ए ग्लाइकोलिसिस, बी फर्मेंटेशन, सी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, सी सिट्रिक एसिड साइकिल। तो अगर किसी बच्चे को पता होगा सही इसका नाम तो वही इसको गैस कर सकता है, तो इसका आंसर है सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम क्रब साइकिल भी है। तो हैंस क्रब ने काम किस पे किया था? क्रब साइकिल पे, और उसका दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन सिंथेसिस ATP इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर इन। जो ऑक्सीडेशन फॉस्फोरिलेशन होती है उसमें ATP की सिंथेसिस होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो कहाँ होती है? ए ऑल टाइप ऑफ द सेल, बी ऑल प्रिमिटिव सेल्स, सी ऑल एनारोबिक सेल्स, डी ऑल एरोबिक सेल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल एरोबिक सेल्स, क्योंकि एरोबिक सेल्स वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ATP की प्रोडक्शन के लिए, तो जाहिर है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की ही बात हो रही है, तो उसमें यही आंसर जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है, द फाइनल आउटपुट ऑफ क्रेब्स साइकिल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। क्रेब्स साइकिल का अगर हम एंड प्रोडक्ट देखें या आउटपुट देखें तो इन सब में से सब हैं सिवाय किसके? ए NADP, बी FADH2, सी ATP या डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है NADP, क्योंकि क्रेब्स साइकिल के अंदर NADP नहीं बनता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन द साइटोसोल। इनमें से कौन सा प्रोसीजर साइटोसोल के अंदर होता है? ए ग्लाइकोलिसिस, बी फर्मेंटेशन, सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोसोल के अंदर होती है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। A 2, B 4, C 6 या D 36। तो अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्पिरेशन की बात हो रही है और ATP की प्रोडक्शन की, तो वो कहीं देखेंगे कि 36 लिखा हुआ है, तो क्योंकि 36 टोटल ATP बनते हैं, तो वो गौर नहीं करते कि ये बात एरोबिक की हो रही है कि ये एनारोबिक की बात हो रही है, तो वो 36 लगा देते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है एनारोबिक की, तो एनारोबिक के रिजल्ट में सिर्फ 2 ATP बनते हैं, और अगर एरोबिक स्टार्ट हो जाए यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो तब जाकर एंड प्रोडक्ट ATP का 36 होता है। अदरवाइज अगर एनारोबिक की बात हो रही है तो सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको इन सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।